नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तीन महत्वपूर्ण बातें, या कहा जाए कि तीन वो महत्वपूर्ण दीवार जो आपके और कोरोना के बीच है। एक है वैक्सीन, कुछ लोगों को लग चुकी है और ज्यादातर लोगों को लगने का सिलसिला जारी है। दूसरा है ये मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आपको कोरोना से बचाएगा। और तीसरे हैं वो डॉक्टर्स जो लगातार पिछले तकरीबन 1.5 साल से आपको इस संकट से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनसे आज चर्चा भी करेंगे हम। खास तौर पर फोकस रहेगा पोस्ट कोविड को लेकर, पोस्ट कोविड सिंड्रोम को, या आप इसे पोस्ट कोविड केयर भी कह सकते हैं। आंखें जो लंग्स के बाद सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आंखें हमेशा से सेंसिटिव रहीं, आपने कभी उन्हें सेंसिटिव माना नहीं, अब मानने लगे हैं लोग। तो देश जो है वो कोरोना संक्रमण के कोरोना से जंग लड़ रहा है। हर दिन संक्रमण के चलते नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नई टेंशन सामने आई हुई है, म्यूकोरमाइकोसिस। इसे आप ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। इसके मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसमें मरीज की आंखों की रोशनी तक चली जा रही है, मौत तक के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस डॉक्टर्स के लिए भी चुनौती बना हुआ है। इस विषय पर हम डॉक्टर्स के पैनल से खास फोकस उस पर रखेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करेंगे, आंखों को लेकर चर्चा करेंगे, आंखों की बेहतरी को लेकर चर्चा करेंगे, लक्षणों को लेकर भी बातचीत करेंगे। तो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर पवन स्थापक, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, आप पल्मनरी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद भी इस पूरी आवाम की तरफ से, जिसके लिए आप लगातार तकरीबन 1.5 साल से इसी तरीके से संघर्षरत होकर और फाइट कर रहे हैं कोविड को लेकर। पहला सवाल मेरा जो रहेगा वो डॉक्टर अग्रवाल आपसे, सबसे ज्यादा इफेक्ट या सबसे ज्यादा असर लंग्स पर लेकर है। क्या कोई नई चीजें इन दिनों, चूंकि रोजाना नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो डॉक्टर अग्रवाल इन दिनों इस बीच कोई और नया सिम्टम आया हो या लंग्स को लेकर कोई नई बात रिसर्च के दौरान सामने आई हो, उससे आप हमारे दर्शकों को रूबरू करवाएं। डॉक्टर अग्रवाल प्लीज। कोविड में लंग में इंफेक्शन होता है और निमोनिया नॉर्मली टर्म यूज करते हैं अपन उसके लिए। नया कुछ भी नहीं आया है पिछले 1.5 साल में। प्रॉब्लम जो अब हम फेस कर रहे हैं वो है पोस्ट कोविड। कोविड के दौरान जिन लोगों का निमोनिया काफी सीवियर था, वो ऑनगोइंग कोविड, मतलब 2 हफ्ते जिनको कोविड का इलाज कराते हो गए हैं, उसके बाद भी उनके फेफड़े में संक्रमण है, या डैमेज बोलना ज्यादा बेटर है कि कोविड तो चला गया पर वो डैमेज करके चला गया फेफड़ों को। तो ऐसे मरीजों को लंबे समय तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ना, या खांसी लेना, या चलने फिरने से सांस लेने की परेशानी आना, हाँ। ये एक जगह है जहाँ पे मरीज जो बीमार था वो आज भी इन परेशानियों से जूझ रहा है। तो ये 3 महीने से 6 महीने का टाइम फ्रेम बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें कोविड से रिकवर होने के बाद 3 से 6 महीने तक लोगों को लग जाता है अपने सामान्य जीवन में आने में। और कई मरीज इनफैक्ट जिनका फेफड़ा बहुत ज्यादा संक्रमित हो, उनमें यह और भी लंबा समय लग सकता है। तो पोस्ट कोविड आज के समय पे हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी जी, और इसको लेकर बड़ी चौंकाने वाली कई चीजें भी आई हैं, उसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्थापक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आंखें वो हमेशा से सेंसिटिव पार्ट रही हैं, अब उन्हें सेंसिटिव पार्ट हम मानने लगे हैं। जब से ब्लैक फंगस को लेकर जिक्र शुरू हुआ, या कोरोना का इफेक्ट अगर लंग्स के बाद सबसे ज्यादा पड़ रहा है तो वो आंखों पर पड़ रहा है। कई इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। कोविड को लेकर और ब्लैक फंगस को लेकर मैं आपका जवाब चाहूंगा, डॉक्टर स्थापक। ब्लैक फंगस एक नई बीमारी इस सेकंड वेव के बाद ज़्यादा देखने मिली है। हालांकि फर्स्ट वेव के बाद भी ब्लैक फंगस के केसेज, म्यूकोरमाइकोसिस के कुछ केसेज आए थे, पर इस बार क्योंकि सेकंड जो वेव है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हुई है, एक महामारी की तरह। इसलिए जो स्टेरॉइड का उपयोग है, किसी डॉक्टर, जब कोई डॉक्टर स्टेरॉइड एडवाइस करता है तो पेशेंट को पूरे तरह से देखने के बाद और फिर एडवाइस करता है कि उसको किस मात्रा में ज़रूरी है।
पर जिस तरह से गांव में भी और एक मरीज ने खुद अपना जो इलाज किया है होम आइसोलेशन में लेके और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को, जो कि किसी दूसरे पेशेंट के लिए लिखा गया था, उसको लेके और जो स्टेरॉइड शुरू किया है, तो स्टेरॉइड ज़्यादा लेने की वजह से ऐसे कई लोग हैं जो डायबिटिक नहीं थे, डायबिटिक हो गए हैं। जो डायबिटिक थे उनका ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से बॉडी के टिश्यू में ब्लड शुगर बढ़ता है, तो फंगस को एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है ग्रो होने के लिए। नॉर्मल तौर पे भी ये ब्लैक फंगस हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह पाया जाता है। इवन हमारे अगर नाक के अंदर जो बाल हैं उनमें भी रह सकता है। पर जब इम्यूनिटी कम होने की वजह से स्टेरॉइड लेने से इम्यूनिटी कम हुई, फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिला उसको, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, ग्लूकोज की मात्रा अच्छी मिल गई ग्रो करने के लिए, इसलिए ब्लैक फंगस जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। दूसरा एक कारण है कि जो इन्फ्लोमीटर है, जो फ्लोमीटर है, जो ऑक्सीजन जहाँ से अब देखते हैं कि बुलबुले निकलते हैं और ऑक्सीजन आपके नाक के अंदर जाती है, उसमें भी लोगों ने कंसनट्रेटर लिए या ऑक्सीजन घर में उपयोग किया, उसमें नल का सिंपल पानी ले लिया डिस्टिल्ड वाटर की जगह, उसकी वजह से भी वो उस पानी के माध्यम से भी फंगस नाक के अंदर पहुंचा है। तो ये जो ब्लैक फंगस है ये निश्चित रूप से बहुत डेंजरस बीमारी है, जो कि नाक के अंदर से जब जाती है तो साइनसिस में जाती है, यहाँ ये चेहरे में के पीछे जो साइनस है उसमें जाती है, ये मैक्सिलरी बोन में जाती है, फिर पीछे से आँख के जो पीछे जो टिश्यू है, जो फैट है, वहाँ पर ये जाके फैल जाती है, और जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है जो रेटिना को सप्लाई करता है ऐसा ब्लड वेसल, वो ब्लॉक हो जाती है और पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है जी। फिर एक ये आँख में जो जब ब्लैक फंगस रहता है तो ये सोर्स बन जाता है एक फंगस का, और ब्रेन की तरफ जाने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जी। ऐसे मरीज में कई बार आँख निकालने की भी आवश्यकता पड़ी। जी जी, आंख निकालने की भी आवश्यकता पड़ी है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर, इफेक्ट्स को लेकर भी मैं आगे आपसे सवाल करूंगा। ब्लैक फंगस को लेकर ही मेरा सवाल डॉक्टर अग्रवाल आपसे रहेगा कि ये अपोलो का मैं आपको बता रहा हूं, अपोलो के एक डॉक्टर ने कहा है कि जो डेथ रेट है वो 75% तक है, जबकि कोविड का जो परसेंटेज एक पर्टिकुलर टाइम पर देखा गया वो 1% था। ब्लैक फंगस इतना ज्यादा घातक भी हो गया क्या? इसके इफेक्ट रहे, लक्षणों के बारे में तो डॉक्टर साहब ने बताया, स्थापक साहब ने। ब्लैक फंगस को लेकर क्या 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 स्थितियां फिलहाल हैं? ये भी कहा जा रहा है कि मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो कम है, और कोरोना ने एक बड़ा मुफीद, बड़ा प्रॉपर एटमॉस्फेयर दिया है इस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन को फैलने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा बेसिक से बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टेरॉइड्स की वजह से ये चीज हो रही है, ये बिल्कुल सही है, और उसका रीजन है जब भी हम स्टेरॉइड देते हैं तो ब्लड शुगर आपका फ्लक्चुएट होता है जी। हिंदुस्तान को आज की तारीख में डायबिटीज का सेंटर माना जा रहा है। हाँ। कैपिटल, पूरे विश्व का कैपिटल हिंदुस्तान को माना जा रहा है डायबिटीज का। करीब करीब आंकड़ों के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 40 से 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें अपने डायबिटिक होने का या प्री डायबिटिक का एहसास तक भी नहीं है। तो टोटल 40 से 50% पॉपुलेशन को शायद डायबिटीज हो। अब कोविड के समय जब इन्फेक्शन हुआ, हमने पिछले वेव में भी देखा था और अभी भी हम देख रहे हैं, जिन लोगों को शुगर नहीं है उनकी भी शुगर कोविड ठीक होने के बाद काफी दिनों तक बढ़ी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं कोविड शुगर लेवल को इफेक्ट कर रहा है, आप पहले से उस जोन में हैं, और ऊपर से स्टेरॉइड, ये तीन चीज मिला के आपको ब्लैक फंगस के लिए प्रोन करता है। ब्लैक फंगस अगर आपके नाक में, कान में है, तो आप उसको लोकल ऑपरेशन से करके आप बचा सकते हैं। हो सकता है कि आंख निकालना पड़े, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। मौत का जहां तक सवाल है ब्लैक फंगस से जुड़े, वो मौत 2 कंडीशन में बहुत कॉमन है। अगर आपका ब्लैक फंगस आंख कान के रास्ते से सर पे चला जाए, मस्तिष्क में, तो वो आप मान के चलिए उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, मरने की संभावना। और अगर ये ब्लैक फंगस आपका ब्लड वेसल में जाके पूरे शरीर में इंफेक्शन फैलाए, तो ये 2 ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है जी। जहां तक दवाइयों का सवाल है, फंगस या एंटी फंगल दवा जो है वो पहले भी हमारे यहाँ बहुत रैम्पेंट यूजेज नहीं था, हालांकि बड़े सेंटर्स में था इसका। तो इसके लिए हमेशा हर चीजों का एक डिमांड सप्लाई रेशियो होता है। अब सडनली आपका डिमांड अगर बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सप्लाई को आने में या उसको भरपाई करने में समय लगेगा। जी जी जी,
ये आपने सही कहा, एक दवा के बारे में जिक्र, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूं पर अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा। एम्फोटेरिसिन जी। नहीं, ये दवा तो अभी इस्तेमाल हो रही है। एक जो फंगल डिसीज में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपने कहा कि डिमांड और सप्लाई का ये सारा खेल होता है, तो वो पर्टिकुलर कंपनी है जो कुछ एक टाइम प्रोडक्शन करती है और उसके बाद वो कंपनी प्रोडक्शन रोक देती है। किसी को ये नहीं पता था कि इस तरीके से सेकंड वेव आएगी और हम उन दवाइयों के लिए परेशान हो जाएंगे जो छमासी बन रही थी, कुछ महीने जिनका प्रोडक्शन हो रहा था, बाकी महीने जिनका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा था। ये अजीब सी परिस्थितियां हैं, इनके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर स्थापक, न्यूरोलॉजिकल, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस, ये सवाल बहुत शुरुआत से है और अब विदेशों से जो रिसर्च है वो ये इस तरह से कह रही हैं कि कई तरह के न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट अब पड़ने वाले हैं। मसलन पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर हो गया, इस तरह तक की बातें कही जा रही हैं। तो क्या कोरोना के साथ हमें रहना है लंबे अरसे तक, ये तो तय है, लेकिन क्या अब इस तरह की बीमारियां भी एशियन कॉन्टिनेंट में भी अब इस तरह की बातें निकल कर आएंगी, इस तरह की बीमारियां निकल कर आएंगी? डॉक्टर स्थापक। निश्चित रूप से कोरोना एक तो ऐसी सिकनेस है जिसमें कि पेशेंट को काफी लंबे समय तक अकेले रहना पड़ता है और कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसके सामने आने लगती है और कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी पेशेंट करता है क्योंकि वो उसका विल पावर बहुत कम हो जाता है और वो इस तरह का महसूस करने लगता है कि बस लाइफ के कुछ ही दिन बचे हैं। और जिस तरह से कोरोना का उसको टेलीविजन में और न्यूज़पेपर्स में सब पता है कि बहुत डेंजरस है, निश्चित रूप से बहुत डर बैठ जाता है और ये सोच लेता है कि शायद मर ही जाएगा वो। इसी बीच में कोई परिजन उसके पास नहीं जा पाते हैं और डॉक्टर्स या जो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ है सिर्फ वही राउंड लेने जाता है, तो एक अकेलेपन की वजह से भी वो बीमारी जैसा महसूस करने लगता है। दूसरा जो कारण है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस, ये आँख के पीछे से या कान के पास से ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन में उसने कितना इफेक्ट किया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की उसको न्यूरोलॉजिकल समस्या पोस्ट कोविड फेज में आ सकती है। जी जी, आंखों को लेकर, थोड़ी एक्सरसाइज को लेकर भी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन एक सवाल जो दोनों से रहेगा, कॉमन क्वेश्चन है नींद की अहमियत को लेकर। पहले डॉक्टर स्थापक आपसे, चूंकि बड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी है अभी, हालांकि कोरोना ने चीजों को थोड़ा स्थिर कर दिया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर अब सभी चूंकि कोरोना के साथ जीने लगे हैं, फिर से वही भागदौड़ शुरू हुई है। इन सब के बीच नींद की अहमियत, नींद धीरे धीरे औसत जो थी पहले 7 घंटा बताई गई, 8 घंटा बताई गई, 7 घंटा बताई गई, फिर 6 घंटे पे बात निकल कर आ गई। नींद की अहमियत, डॉक्टर स्थापक। देखिए, कोरोना का जो समय है ये आँख के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोरोना जब से चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज काफी ज्यादा हो रही है। हाँ। आवश्यकता से अधिक कंप्यूटर, मोबाइल और इनका उपयोग हो रहा है। नॉर्मल तौर पे 1 मिनट में करीब 27 बार पलक ब्लिंक करता है, पर जो लोग कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल यूज करते हैं पलक झपकता ही नहीं है, जिसकी वजह से आँख में धीरे धीरे ड्राई आई, सूखापन आने लगता है, फिर आई मसल्स वीक होने लगती हैं, सिर दर्द होने लगता है। तरह तरह की अनेक जो समस्याएं हैं वो कोरोना आँख के लिए एक साइड इफेक्ट के रूप में लेके आया है। और नींद जो है वो निश्चित रूप से 5 से 6 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है, पर उसके लिए दूसरे जो शरीर की जो एक्सरसाइज है, योगा, प्राणायाम, इनके ऊपर भी अब ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, इनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर अग्रवाल आपके पास भी सेम क्वेश्चन को लेकर, ज्यादा नींद बेहतर नींद, और ये शायद इम्यूनिटी के लिहाज से भी अच्छा है। डॉक्टर अग्रवाल। जी आनंद जी, देखिए इसमें डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि लॉकडाउन है तो स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज की तारीख में एवरेज स्क्रीन टाइम किसी भी वर्किंग आदमी का जो काम कर रहा है उसका भी 5 से 6 घंटा हो गया, 5 घंटे के करीब। तो जो लोग लॉकडाउन में हैं उनका एवरेज स्क्रीन टाइम 8 घंटे के आसपास तक जा रहा है। अब आप सोचिए कि अगर सुबह 8 बजे बंदा उठ रहा है, 6 बजे, रात के 10 बजे तक वो 8 घंटा सिर्फ स्क्रीन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिमागी तौर पे वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहेगा। नींद हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इनफैक्ट स्लीप मेडिसिन भी मेरा स्पेशलाइजेशन है
और उसमें ये कहा है कि स्लीप और नींद जो है वो भी एक एक्टिव पार्ट है। हम उसको पैसिव मानते हैं पर वो भी एक एक्टिव पार्ट है। तो अगर आपने 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ली है तो आपका ब्रेन पूरी तरीके से न तो रिकवर होगा, न शांत होगा, और न ही आप में वो दिन में वो कैपेसिटी रहेगी कि आप काम कर सकें। मेरा अपना ये मानना है कि स्लीप हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका रात के 10 बजे सोने का टाइम है, जो कि आइडियली आपको 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए, आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले सारे स्क्रीन ऑफ कर दें, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप ये करने में सक्षम होंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी नींद आएगी, और आप सुबह रिफ्रेश उठेंगे। और जैसा आपने कहा कि एक गुड स्लीप, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दोनों की ही जरूरत होती है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। इट बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो नींद डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जागकर नींद की एक्टिंग करने वालों के लिए खास तौर पर उन्हें सावधान रहना है। और ऐसे लोग जो जिन्हें लग रहा है कि मास्क वो सिर्फ पुलिस से बचने के लिए लगाते हैं, जैसे हम लोग हेलमेट के साथ किया करते थे, अब आप एक्सीडेंट के आंकड़े उठाकर देख लीजिए और कोरोना की सेकंड वेव के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उस वाली नींद की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर स्थापक, सवाल मेरा आपसे ही, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट याद दिलाया, वो है ऑनलाइन हमारा जो टाइम स्पेंड है वो बढ़ा है। डॉक्टर अग्रवाल ने भी स्क्रीन टाइम स्पेंड शब्द का जिक्र किया। इन परिस्थितियों में, और वो भी तब जबकि अब हमें कोरोना के साथ लंबा रहना है, क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आंखों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आगे तक, लंबे अरसे तक, क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको लेकर? चलिए, डॉक्टर स्थापक से हम बात करेंगे, संभवतः उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अग्रवाल लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, सवाल मेरा ये भी है कि हम ब्लैक फंगस से अभी जूझ रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कोई और नई चीज आ जाए, लेकिन कोरोना ने ऐसे नए नए दिन दिखा दिए कि हर चीज के लिए अब तैयार रहना होगा। वैक्सीनेशन मेरा अगला पॉइंट है, क्या वैक्सीनेशन हमें इन सब चीजों से कुछ हद तक बचा सकती है, मसलन ब्लैक फंगस या और कोई ऐसी जो 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 परेशानियां हैं उन्हें लेकर? हालांकि एक वैक्सीन है जिसे लेकर ये कहा जा रहा था कि वो ब्लड को गाढ़ा कर रही है, शुरुआत में ये बात आई थी, बाद में हालांकि वो बात खारिज कर दी गई। डॉक्टर अग्रवाल, वैक्सीन और ब्लैक फंगस, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है जी। ब्लैक फंगस, जैसा अपन ने डिस्कस किया है कि ब्लैक फंगस कोविड हो रहा है तो उसमें हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, शुगर अनकंट्रोल है या प्री डायबिटिक रेंज में है, उनमें इसके चांसेस ज्यादा हैं। ये पहली चीज है। दूसरी, अगर स्टेरॉइड अननेसेसरी यूज हो रहा है या लंबे समय तक आप कोविड के बाद भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। वैक्सीन आपको कोविड से बचाव देगी, तो अगर आपको कोविड से बचाव दी तो हो सकता है आपको स्टेरॉइड की जरूरत ना पड़े, और उससे आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। तो एक इनडायरेक्ट कोरिलेशन हम ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। वैक्सीन अभी तक ये बोला गया है, जो हिंदुस्तान में अभी जो सेकेंड वेव का जो स्ट्रेन था, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, उसमें वैक्सीन अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से 50% तक इफेक्टिव है। जो पुराना स्ट्रेन था उसमें 70-80% तक उसकी इफेक्टिविटी थी। लेकिन ये जैसे जैसे समय बीतेगा, जितना नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से हो सकता है ये फिगर जो आज 50% है ये वापस से बढ़ के 60-70% तक हो जाए। ये हमें बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास आज की तारीख में वैक्सीन के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, हमें वैक्सीनेशन लगाना ही है। जहां तक वैक्सीन में एक खून गाढ़ा करने का साइड इफेक्ट आया था, कोविशील्ड वैक्सीन में वो देखा गया था, और उसकी वजह से उसे विश्व में कई देशों ने बैन भी किया था। लेकिन उसके बाद वापस उस पर रिसर्च हुई, पाया गया कि इसका इंसिडेंस बहुत कम है और कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसे वापस से यूज के लिए खोला गया। तो वैक्सीन कोई भी मिले आपको, चाहे कोवैक्सीन मिले, चाहे कोविशील्ड, चाहे स्पुतनिक अब जो आ गई है, जिस भी वैक्सीन को आपको मिल रहा है आप उसे लगाइए। मेरा यही दरख्वास्त है लोगों से। और ये मत सोचिए कि वैक्सीन इतने शॉर्ट टर्म में बन के आई है, इसका लंबा साइड इफेक्ट क्या होगा, ये लगाने से लोगों की मौत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा भ्रम है जी। तो वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। जी जी। और ये खास तौर पर ये भ्रम और ज्यादा मजबूत हो जाता है, अफवाह में तब्दील हो जाता है, और अफवाह धीरे धीरे सच में तब्दील हो जाती है जब ज्यादातर लोग डॉक्टर गूगल बनने की कोशिश करते हैं
या सोशल मीडिया उन्हें डॉक्टर बना देता है, उस पर बिल्कुल ना जाएं। मैं हर एपिसोड में ये बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, कुछ डॉक्टर्स ने लिखकर भी रखा है अपने केबिन में कि आप गूगल का आईक्यू बाहर छोड़कर आएं। हम उस स्थिति में नहीं है कि कोई रिस्क ले सकें, इसलिए सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका संभव नहीं है डॉक्टर से कंसल्ट कर पाना, फोन इन कंसल्टेशन आप लें, लेकिन हर चीज डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। डॉक्टर पवन स्थापक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्थापक, जैसे कि बात वही है कि अब सारी चीजें तकनीक पे बेस्ड हैं और तकनीक के जरिए ही हमें अपना काम करना है, अपनी दिनचर्या को रूटीन में ढालना है। स्क्रीन टाइम भी जाहिर तौर पर बढ़ेगा, इसे लेकर क्या कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं? आंखों के लिहाज से बहुत मजबूत हमें आंखें चाहिए और आंखों को हमने बहुत हल्के में ले रखा था। डॉक्टर स्थापक, देखिए अभी हालत यह है कि जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसमें 10-10 घंटे तक बच्चे स्क्रीन के सामने बैठते हैं। ऑनलाइन स्टडी में जिन बच्चों को हम बोलते थे कि घर में मोबाइल ना रहे, बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहना चाहिए, इवन जो एक यूनिट फैमिली है जहाँ हस्बैंड वाइफ और छोटा बच्चा है, तो बाकी सब घर के काम करने के लिए जो माँ है वो सामने टीवी में कुछ कार्टून नेटवर्क लगा के और जंक फूड सामने खाने दे देती है और कोशिश करती है कि बच्चा जो है वो उस काम में लगा। ज्यादातर में या तो मोबाइल या टीवी में एंगेज करने की कोशिश की जा रही है ज्यादातर केसेस में। अब उन्हीं बच्चों को हम मोबाइल देते हैं कि तुम अपनी क्लास अटेंड करो, अपनी ट्यूशन अटेंड करो, और बच्चा उस ट्यूशन क्लास अटेंड करते करते और कहीं और से और कहीं चला जाता है। मोबाइल की ऐसी दुनिया है, ऐसा समुद्र है कि इंटरनेट सी, जिसमें कोई भी खो जाता है। हम और आप भी अगर इंटरनेट पे जाते हैं तो कहीं से कहीं पहुंचते हैं। तो इसकी वजह से जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है निश्चित रूप से आंख के लिए बहुत खतरनाक है। जरूरत इस बात की है कि हर 20 मिनट में कम से कम 20 सेकंड तक आंख बंद रखें और उस समय थोड़ा दूर भी देखें और स्क्रीन से बीच बीच में अपना आंखें जो है हटाते देखें, क्योंकि स्क्रीन में इतने जल्दी जल्दी फिगर्स बदलते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कितने मिनट से कितने घंटे से हम लगातार स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। बीच बीच में हमको इंटेंशनल ब्लिंकिंग करने की जरूरत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इंटेंशनल ब्लिंकिंग करें जिससे कि जो आंसुओं का फैलाव है वो आंख के पूरे गोलक के ऊपर, आई बॉल के ऊपर अच्छे तरह से फैले। जितना अच्छा उसमें आंसुओं का फैलाव रहेगा उतना कम ड्राइनेस रहेगा, उतना कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से पेशेंट बच सकता है। और हम सब देखते हैं कि आंख में जलन होने लगती है, आंख लाल होने लगती है, आंख में पानी आने लगता है, वो ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से, या सिर दर्द होने लगता है, वो ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से आजकल ज्यादा देखने में मिलता है। निश्चित रूप से अगर चूंकि लॉकडाउन रहेगा तो आप बाहर डॉक्टर को दिखाना है कि नहीं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। पर आप कुछ जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, जो ऐसे मॉइस्चराइजिंग आई ड्रॉप्स हैं, उनका उपयोग ऐसे समय में कर सकते हैं जी। और फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग से आप आंख के ड्राइनेस से बच सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, अपन आम भाषा में उसको आंखें मीचना कहते हैं, मिचमिचाना कहते हैं। कभी गौर करिएगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो कितनी बार पलक झपक रही है। शुरुआत में स्थापक साहब ने इसके बारे में बताया था। और जब अपन मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, तब कितनी बार आंखें झपक रही हैं। हर 20 मिनट में, चाहे तो रिमाइंडर लगा लीजिए, हर 20 मिनट में आपको स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए इधर उधर होना है, आंखों को मीचना है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, आंखों की बहुत अनदेखी कर चुके हैं आप लोग। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक टर्म है पल्मनरी फाइब्रोसिस और एम्बोलिज्म, ये थोड़ा सा समझाएं और फिर पोस्ट कोविड को लेकर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा सर। नॉर्मली हमारे फेफड़े स्पंज के समान होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो खुलते हैं और फिर बंद होते हैं। फाइब्रोसिस तब होता है जब ये स्पंज समान फेफड़े जो हैं वो आपके हार्ड हो जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो उतना खुलते नहीं और उतना बंद नहीं होते, बहुत उनका मूवमेंट कम हो जाता है। इसको जब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इसका मतलब ये होता है कि फेफड़े में अंदर छोटे छोटे बहुत सारी खून की नलियां, हमारे एयर स्पेस, जो छोटी इकाई होती है फेफड़े की, हाँ। वो उस इकाई से ऑक्सीजन उस ब्लड की नली के थ्रू हार्ट में जाता है और वहां से पूरे शरीर में दौड़ता है। जब फाइब्रोसिस होता है तो वो इकाई जो है फेफड़े की, वो प्रॉपर काम नहीं करती। इकाई और खून की नली के बीच की जो जगह है वो खराब हो जाती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता, और ऑक्सीजन का जब आदान प्रदान नहीं होता तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी आती है और ऊपर से अब ऑक्सीजन देना पड़ता है।
इसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। जब वो फेफड़े की इकाई और खून के नली के बीच की जगह जब सख्त हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। जी जी। लंग फाइब्रोसिस पहले भी होती थी, कई अलग अलग बीमारियों में लंग फाइब्रोसिस होता था। कोविड में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन एक जी। साथ ही साथ ये भी बात आई है कि कोविड में जो लंग फाइब्रोसिस है वो 3 महीने 6 महीने में बहुत हद तक सामान्य भी हो रही है। तो इसीलिए इसका पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस का नाम हटा जी, के जी। पोस्ट कोविड लंग सिक्वेले कर दिया गया है, क्योंकि इसमें फाइब्रोसिस जोड़ना जी। ठीक नहीं। फाइब्रोसिस का मतलब होता है जो समय के साथ सुधार नहीं हो सकता। जी। अगर कोई चीज समय के साथ सुधार हो रही है तो फाइब्रोसिस नहीं हो सकती। चलिए, ये चूंकि तो कई एक, हाँ, दरअसल कई खबरों में ऐसे भारी शब्द आ जाते हैं तो कभी कभी सामान्य आम आदमी थोड़ा सा डर जाता है इस वजह से। और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया अपने आप में एक डॉक्टर बनाने की संस्था बन चुकी है, एक नया डिग्री कॉलेज वहां पे खोल दिया गया। देखिए, बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं लेकिन वक्त की बहुत कमी है। सर, आप दोनों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का धन्यवाद, साधुवाद इस बात के लिए भी कि तकरीबन 1.5 साल से आप लोग लगे हुए हैं। स्मोकर्स को लेकर सवाल बाकी हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पोस्ट कोविड क्योर, उसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार हम हर दिन कोरोना पर बात करते हैं डॉक्टर्स के साथ, ताकि आपके मन में जो भ्रम है वो साफ हो जाए। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कहीं आप